कि तारामंडल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसकी वन लाइनर डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो केवल इतनी सी होती है कि तारों के समूहों को हम क्या कह देते हैं, तारामंडल। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन भी निकल कर आता है इसी में, नक्षत्र किसे कहते हैं। सतही डेफिनेशन दोनों में यही मिलती है कि नक्षत्र भी हम किसे कहते हैं, तारों के समूह। हम यहां पर आपको डिफरेंस करके समझाते हैं कि तारामंडल और नक्षत्र में अंतर क्या होता है। तो यहां से पेपर के क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे और साथ में आपको यह भी पता चल जाएगा स्पष्टता कि नक्षत्र और तारामंडल में अंतर क्या है। तो ध्यान से समझें। पहला, हम पहले पॉइंट वाइज आपको चीजें समझा रहे हैं। एक तरफ अगर हम तारामंडल की बात करते हैं, मींस इसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, और एक तरफ एस्ट्रोजम की बात करते हैं, मींस इसे नक्षत्र बोलते हैं। तो समझें, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये व्यवस्थित तारों का समूह। पहले तो ऐसे समझें कि ये बहुत दूर स्थित है और ये नजदीक है। ये नजदीक दूर हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ये हम सौर मंडल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। सौर मंडल से बहुत दूर क्या दिखेंगे, तारे मंडल, और नजदीक क्या दिखेगा, और इनकी आकार भी इससे बहुत बड़ा होगा। दूसरा हम कहें कि इनमें तुलनात्मक आकार इनका क्या होता है, बड़ा होता है, और इनका आकार जो होता है वो तुलनात्मक क्या होगा, छोटा होगा। अगली बात भी समझनी है यहां पर। इनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है, और ये कहा जाता है कि तुलनात्मक नवीन है। समझ, तो ये समझ में आ रहा है। फिर ये कहा जाता है कि ये विशेष आकृति बनाते हैं, विशेष आकृति बनाते हैं, और ये कहा जाता सुव्यवस्थित और सुंदर आकृति बनाते हैं। तो डिफरेंस समझ आ रहा है। सौरमंडल से दूर स्थित है, नजदीक है, इन दोनों के आकार में ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बहुत प्राचीन है, नवीन है, ये क्या है, विशेष आकृति और सुव्यवस्थित और सुंदर आकृति बनाते हैं। अच्छा, एक डेटा को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि कुछ बुकें कहती हैं कि इनकी संख्या 88 है और कुछ बुक्स कहती हैं 89, लेकिन मैक्सिमम रिसोर्स जो है वे 89 को रिकमेंड करते हैं। गूगल करने पर करंट में 88 दिखाता है। ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा ऑप्शन है वो आप सही करेंगे। इसके बारे में भी ये दुविधा है। अगर नासा के रिसोर्स के बेसिस पर कहोगे तो ये 27 माने जाते हैं, लेकिन भारतीय मनीषी जो है इनमें 28 मानते हैं, और 28वां जो मानते हैं वो अभिजीति मानते हैं, अभिजीति। तो हमने अभी केवल आपको यह बताया कि दोनों ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन इनमें ये डिफरेंस दिखाए जा सकते हैं। थोड़ा हम फिगर के आधार पर समझाएं कि तारामंडल और नक्षत्र में क्या अंतर होता है। इतना सबको क्लियर? ठीक है, ध्यान से समझें। जैसे सपोज करते हैं कि ये अर्थ है और हमें पता है कि सोलर मंडल, सूर्य जो है 99% कवर करता है। ये यहां कहीं सन होगा बड़ा सा, या हम कहें कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है। अब इस सोलर सिस्टम के चारों ओर नजदीक जो मिल जाएंगे ये एस्ट्रोजम मिल जाएंगे, मींस ये नक्षत्र होंगे। यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमें पता है कि अर्थ जो है वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा लेती है, 365 दिन या 12 महीने में। ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। चलिए पहले यही समझ लेते हैं, एक नक्षत्र, फिर एक अलग कॉन्सेप्ट समझाते हैं, और इसके बाद जो पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे, तारामंडल पढ़ेंगे। मतलब ये किसका हो गया, तारामंडल। अब अगर पूछे जाए इसके बाद क्या पड़ेगा, तो फिर वही प्रीवियस फिगर रिवाइड होगा कि गैलेक्सी पड़े, समझे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉस्मोस। हम क्या समझाना चाहते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ कितने समय में घूम रही है, 12 महीने में। अब बताइए, अच्छा 12 महीने में ये कितना घूमती है, तो 360 डिग्री घूमेगी। एक महीने में कितना घूमेगी, 360/12, मतलब 30 के करीब।
ये 1 महीने में 30 डिग्री का रोटेशन लगाती है। ये मैथमेटिक्स में जब हम ज्योतिषी विद्या याद करते हैं नक्षत्र, तो वहां यूज होता है। बता रहे कैसे? जैसे मैं बताऊं आपको, आपने क्या कुछ नक्षत्रों के नाम सुने हैं? एक नक्षत्र सुना हो चित्रा, सुना है? भगवान विश्वकर्मा का नाम सुना है क्या? माना जाता है कि यह ब्रह्मा या विश्वकर्मा का निवास स्थान है, समझ आए? और इनके पर्टिकुलर मंथ होते हैं, कौन किस घड़ी में पैदा हुआ, किस टाइम पैदा हुआ, उसके आधार पर ये ज्ञात कर देते हैं कि उस बच्चे की पर्टिकुलर विशेषताएं क्या, गुण क्या होंगे। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल इसकी कहानी बताऊं, जैसे अगर कोई बच्चा गर्मी में पैदा होता है या सर्दी में पैदा होता है या जिस क्लाइमेट में पैदा होता है, उसकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगती है या उसकी हैबिट्स वैसी पड़ने लगती हैं। इसी के आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, नक्षत्रों के बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर गुण तैयार किए गए। इसी के आधार पर, नक्षत्र या राशि के आधार पर बच्चे के भविष्य के गुण बताए जाते हैं कि बच्चा कैसे एक्टिविटी करेगा या कैसी एक्टिविटी नहीं करेगा। तो चित्रा माना जाता है ब्रह्मा या विश्वकर्मा का निवास स्थान है, और उनमें जो शक्तियां हैं वो सामान्यतः उस बच्चे में उस पीरियड में शक्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे एक नक्षत्र की और मैं बात करूं तो आपने नाम सुना होगा विशाखा, सुना है? और यह माना जाता है कि यह गुरु का निवास स्थान है। किसका है? गुरु का। और कहा जाता है कि इस दौरान जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो पढ़ने लिखने में विशेष रुचि लेते हैं, उच्च शिक्षा पाते हैं। ये सब ज्योतिषी की बातें हैं। तो नक्षत्र के आधार पर हमारे यहाँ बहुत सी चीजें तय की जाती हैं, बहुत बड़ा दर्शन दिए गए हैं हमारे यहाँ नक्षत्र के आधार पर। तो मैंने जैसे संक्षेप में चित्रा के बारे में बताया, विशाखा के बारे में बताया, ऐसे ही 27 के 27 नक्षत्रों के बारे में एग्जिस्ट करता है। अब खोज सोच कर देखिए, एक बच्चे में मल्टीपल गुण कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र अगर हैं और 12 महीने हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर जनवरी में कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है, तो 27/12 यानी 2.25 के करीब वो नक्षत्र, यानी 2 से ज्यादा नक्षत्रों में बिलोंग करेगा उसमें। इसलिए गुण जो करेंगे वो क्या करेंगे? वेरिएट करेंगे। यहां से एक अवधारणा हम और स्पष्ट करना चाहते हैं, विज्ञान और छद्म विज्ञान की। अगर बच्चे को क्लाइमेट चेंज किया जाएगा, परिस्थितियां चेंज की जाएंगी, एक्शंस चेंज किया जाएगा, तो आपको पता है उसके परिणाम बदल जाएंगे। लेकिन लोग क्या हमारे यहाँ नियमों से बन जाते हैं। जैसे इतिहास की बात करें, हुमायूं हफ्ते में 7 रंगों के कपड़े पहनता था, और लोग कहते वो ज्योतिषी या नक्षत्र या इन सब चीजों में बहुत भरोसा करता था। तो मीन ये होता था कि उसने उन चीजों को नियमों से बांध लिया था, और वो अगर उन्हीं की जैसा उसका कल्टीवेशन है, जैसे उसकी बॉडी रिएक्ट करती। क्योंकि आप देखते हैं ह्यूमन में कुछ लोग रात में वर्किंग पीरियड ज्यादा अच्छा फील करते हैं, और कुछ लोग कब फील करते हैं ज्यादा अच्छा? डे में कर लेते हैं। कुछ लोग धूप में काम नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग धूप में काम कर लेते हैं। तो ये जो सब चीजें किस आधार पर? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हमारे यहाँ नक्षत्र विज्ञान है, लेकिन उसे जब नियमों से बांध दिया जाता है तो वो छद्म विज्ञान का आधार बन जाती है। यानी खगोल विज्ञान, ज्योतिषी विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, ये बहुत साइंटिफिक हैं। अगर आप इच्छुक होंगे तो हम अगली क्लास में इसके बारे में, सभी 27 में कम से कम 12 नक्षत्र ऐसे हैं जिनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। जैसे मैंने संक्षेप में चित्रा का बताया, विशाखा का बताया। ऐसे ही कहा जाता है एक शुक्र ग्रह, जब ग्रह पढ़ाएंगे उनमें जिसके जीवन में होता है वो प्रेम के जीवन में बहुत सफल रहता है, उसके जीवन में प्रेमिकाएं बहुत क्या होती हैं? आती हैं। ठीक है, तो अब ऐसे समझिए, अब समझ लीजिए कि किसी के जीवन में शुक्र ग्रह चल रहा है और उससे लोग, दुनिया ये कह रही है कि हम आपको जीवन में क्या नहीं होने देंगे? प्रेम नहीं होने देंगे। तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो ये चीजें भी आपको समझनी है कि यहां से ये सब चीजें भी क्या हो सकती हैं? स्पष्ट हो सकती हैं। तो हमारे पेपर में इतनी ही बातें पूछी जाती हैं, तो हम संख्या याद रखें। खासकर सबसे ज्यादा संख्या पूछा गया है। और पीसीएस ने एक बार डिफरेंस पूछा, तारामंडल और नक्षत्र में क्या डिफरेंस है। मैंने जितने पॉइंट डिस्कस किए, अगर इतने पॉइंट आपको आते हैं तो आप मेंस के उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और साथ में। ठीक है, तो आज इतना ही नक्षत्र और तारामंडल में मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि सौर मंडल क्या होता है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि उन हर ग्रह की विशेषता क्या है, और बहुत कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा कि कहां पर कौन सी गैस एग्जिस्ट कर रही है, और वही गैस क्यों, वही रंग क्यों, और वहां पर उनका रोटेशन पीरियड, और वो आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। कुछ साइंटिफिक नियम है, उनके बेसिस पर आप क्रम निर्धारित करने में बहुत आसान, और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिन्हें बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।